दिल्ली नगर निगम में आज मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है, लेकिन देखना होगा कि आज ये चुनाव हो पाता है या नहीं। आज होने वाले चुनाव को लेकर आप पार्षदों ने एमसीडी की पीठासीन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर मांग की कि मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव से बाहर रखा जाए। इसके मुताबिक संविधान में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। चिट्ठी में आपके 124 पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद समेत कुल 135 पार्षदों के दस्तखत हैं। आपको बता दें कि मेयर चुनाव पर आप और बीजेपी में खींचतान मची है। सबसे पहले 6 जनवरी को चुनाव होना था, लेकिन उस दिन मनोनीत पार्षदों की शपथ को लेकर सदन में हंगामा हुआ। दोनों पार्टियों के पार्षदों ने सदन में जमकर बवाल मचाया। इसके बाद 24 जनवरी को एमसीडी सदन का सत्र शुरू हुआ। पहले मनोनीत फिर निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई थी, लेकिन उस दिन भी वोटिंग नहीं हो पाई और हंगामे के बाद सदन स्थगित कर दिया गया था। चुनाव से पहले आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर फिर चुनाव ना होने देने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, बीजेपी ने अपने पार्षदों को आज फिर एमसीडी बैठक में मेयर चुनाव ना होने देने के निर्देश दिए। बीजेपी पार्षदों को कहा गया है, सदन शुरू होते ही किसी बहाने से हंगामा कर देना। पीठासीन अधिकारी पिछली बार की तरह फिर अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित कर देंगे। एलजी फिर से 20 दिन बाद की तारीख देंगे। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। शरद, मनीष सिसोदिया के पास क्या पुख्ता जानकारी है या राजनीतिक बयान? इससे पहले कि हम ये देखें कि क्या मनीष सिसोदिया के पास पुख्ता जानकारी है, हमें देखना होगा कि क्या जो बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के, क्या मनीष सिसोदिया का जवाब देते हुए उनके पास पुख्ता जानकारी है। क्योंकि अभी वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट करके कहा है कि मनीष सिसोदिया, आपकी कहानी साफ है, दिल्ली वाले आपकी बेचैनी समझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने बहुमत पर विश्वास नहीं कर रही है। आपने अपने पार्षदों को निर्देश दिया है कि किसी छोटी सी बात पर हंगामा कर सदन स्थगित करवाना है, और अगर आज सदन स्थगित हुआ तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार होंगे। तो जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि आज ऐसा होने वाला है, आशंका जताई कि किसी छोटी सी बात पर ये कहा गया बीजेपी पार्षदों को कि सदन शुरू होते ही किसी छोटी सी बात पर आप हंगामा शुरू कर देना। ठीक उसी लहजे में जो है वीरेंद्र सचदेवा जवाब दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को ये निर्देश दिया गया है, और अगर आज नहीं होता है चुनाव तो अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार होंगे। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है, सदन शुरू होने से पहले की लड़ाई है। देखना होगा कि सदन में किस तरह से दोनों पार्टियां आज रिएक्ट करती हैं, क्योंकि ये कहना सुनना तो अपनी जगह चलता है, लेकिन सदन किस तरह से चलाया जाएगा, क्योंकि हमने पिछली बार देखा, पहली बार में तो ये स्पष्ट दिखाई दिया था कि शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की हंगामे से। उनका आरोप था कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको वोटिंग कराने का तैयारी बीजेपी कर रही है। लेकिन दूसरी बार जब चुनाव हो रहा था तब अचानक से ही सदन स्थगित हो गया, और ऐसा लगा कि जबरदस्ती सदन को जो है स्थगित कर दिया गया। कुछ लोगों की बहस जरूर हो रही थी सदन के अंदर, लेकिन हंगामा जैसी स्थिति नहीं लग रही थी कि सदन स्थगित करना पड़ जाए। तो आज 3री तारीख है जब जो है ये बैठक बुलाई गई है मेयर का चुनाव करने के लिए। क्या आज मेयर का चुनाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आज हमें देखना होगा। लेकिन ये बताना जरूरी है कि पहली बात तो अगर कोई मेयर बन भी जाता है आम आदमी पार्टी से, या बीजेपी की संभावना तो कम है, आम आदमी पार्टी की संभावना ज्यादा है, तो उसके पास केवल 2 महीने ही होंगे अपने काम को करने के लिए, क्योंकि अप्रैल में फिर चुनाव होना है, कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार अगर मेयर का चुनाव हो जाता है शारिक, तो एक बड़ी स्थिति में बदलाव यह आएगा कि कंट्रोल पूरा का पूरा दिल्ली नगर निगम का, सदन का कम से कम, वो आम आदमी पार्टी के हाथ में आ जाएगा। जबकि अभी सदन का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा है, बीजेपी के पार्षद हैं। संक्षेप में शरद, आम आदमी पार्टी तो चाहेगी कि किसी भी कीमत पर यह चुनाव हो और मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाएं उनके। बीजेपी का है कि वो कितना इसको और टाल सकती है, या फिर इसमें कितना हंगामा करके इसे और डिले कर सकती है। क्या इस रणनीति पे काम कर रही है? लेकिन बीजेपी को हासिल क्या हो रहा है अगर उस पे लगे आरोप सही हैं तो? क्योंकि एक ना एक दिन तो उनका मेयर डिप्टी मेयर बनना ही है। देखिए, बीजेपी के हाथ से दिल्ली नगर निगम जा चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी के हाथ में दिल्ली नगर निगम आया नहीं है। दिल्ली वालों को यही लग रहा है कि उन्होंने वोट दिया और आम आदमी पार्टी चुनकर आ गई है, लेकिन जब काम नहीं होंगे तो फिर ये मन में आएगा लोगों के कि वोट दिया था और आम आदमी पार्टी जीती भी, लेकिन काम नहीं हुए। लेकिन हाँ, ये जरूर है इसमें कि अगर ये चुनाव नहीं होता है तो
परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन ये जो कंट्रोल है दिल्ली नगर निगम पर, ये बीजेपी का कायम रहेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल जो हैं उनके आदेश चल रहे हैं। तो अगर ये चुनाव नहीं हो रहा है, जब तक कि मेयर आम आदमी पार्टी का नहीं आ जाता है, तब तक जो है भले ही बीजेपी सत्ता से नगर निगम में चली गई है, तब भी इनडायरेक्टली कंट्रोल बीजेपी का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक बार मेयर का चुनाव हो जाए और आम आदमी पार्टी वो जीत जाए, तो फिर ये जो सदन बुलाने वाली जो एलजी की तरफ देखना पड़ता है बार बार, वो नहीं होगा। बाकी चाहे जो मर्जी बाद में होता रहे। शुक्रिया शरद, आप नजर फिलहाल बनाए रखें, हम आप तक दिन भर लौटते रहेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दिखा दी है। आज 5 जजों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलवाएंगे। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हो गए हैं, जबकि 34 जजों के पद स्वीकृत हैं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को स्वीकृति न मिलने पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमें सख्त फैसला लेने को मजबूर न करें। तो जो 5 जज हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट को नए 5 जज मिल गए हैं। सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 5 जजों को शपथ दिलाएंगे और ये शपथ ग्रहण जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर लिंक के जरिए देखा जा सकता है। सबके सामने ये होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या जो है वो 32 हो गई है। 34 क्षमता सुप्रीम कोर्ट की टोटल है। 2 और जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने सिफारिश भेजी है, जिसको अभी केंद्र सरकार ने उस पर विचार कर रही है। लेकिन काफ़ी अहम है इस मोड़ पर, जहाँ पर जो ये राष्ट्रपति ने 4 फरवरी को जो नामों पर मोहर लगाई है 5 जजों के, वो 13 दिसंबर को करीब मतलब 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त पहले कॉलेजियम ने सिफारिश की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद केंद्र सरकार ने उन पर मोहर नहीं लगाई थी। लेकिन कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार भी लगाई थी। केंद्र सरकार को कहा था कि कोई गंभीर, अप्रिय, असहज कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए और ये नियुक्तियां की जानी चाहिए। तो केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि रविवार तक सिफारिशों पर अमल हो जाएगा, आदेश जारी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रपति के पास ये फाइल गई और इसके बाद उनकी नियुक्ति के आदेश जारी हो गए। और इनमें जो नियुक्तियां हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के ही जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मनोज मिश्रा, ये सुप्रीम कोर्ट में शपथ लेंगे। तो अभी जो टकराव है वो हाई कोर्ट के जजों को लेकर, उनके ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच में है। केंद्रीय कानून मंत्री बार बार इस तरह के बयान देते हैं कि संविधान के मुताबिक ही सरकार काम कर रही है, लेकिन कानून के जानकार कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम पर इस तरह उंगली उठाना ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि जब तक देश में कानून है कि कॉलेजियम सिस्टम, तब तक केंद्र सरकार को उसका पालन करना होगा। न्यायिक पक्ष पर कोई गंभीर, कोई ठोस, कोई कठोर आदेश देने के लिए मजबूर ना करें। तो फिलहाल अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट के लिए यह है कि 5 नए जज आ रहे हैं। 2 जजों की नियुक्तियां होते ही सुप्रीम कोर्ट की क्षमता पूरी हो जाएगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। रामचरितमानस विवाद के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया। जाति व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, बल्कि जाति पंडितों ने बनाई। उन्होंने कहा कि भगवान ने हमेशा बोला कि मेरे लिए सभी है, उनमें कोई जाति या वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, जो कि गलत है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो गया। आगे उन्होंने कहा कि हमारे समाज में बंटवारे का ही फायदा दूसरों ने उठाया है,
इसी का फायदा उठाकर हमारे देश में अतिक्रमण हुए और बाहर से आए लोगों ने फायदा उठाया। आरएसएस प्रमुख ने यह बयान मुंबई के संत रविदास जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे। असम में बाल विवाह पर लगातार तीसरे दिन कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। हालांकि इस मामले में गिरफ्तारियां कुछ कम हुई, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उनका इरादा 2026 तक असम में बाल विवाह से मुक्त करना है। असम में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उधर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं पुलिस थाने के बाहर इस मुहिम का विरोध कर रही हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस कार्रवाई पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि यह सरकार की नाकामयाबी को दिखाता है। हमने ये मुहिम शुरू की है। 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि 2026 तक असम बाल विवाह से मुक्त हो जाए। खत्म कर दूंगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाल विवाह के खिलाफ अपनी मुहिम को साफ कर दिया है। असम में तीसरे दिन भी बाल विवाह के मामले में कार्रवाई जारी है। हालांकि तीसरे दिन 20 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया, जबकि शनिवार को 200 और शुक्रवार को 2000 लोगों को बाल विवाह से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक असम में 4000 से भी ज्यादा बाल विवाह के मामलों पे अब पड़ताल चल रही है। इसमें 8000 से भी ज्यादा लोगों के नाम हैं, मगर जो अब ये क्रैकडाउन चल रहा है इसमें 3500 जैसे लोगों को पकड़ने की मुहिम पुलिस ने छेड़ी हुई है, क्योंकि ये मूल अपराधी हैं, मूल आरोपी हैं और पुलिस का ये दावा है कि इनमें से बहुत लोग अब फरार हैं। उधर ग्रामीण इलाकों में सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। लोग, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, वो स्थानीय अदालतों और पुलिस थानों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मेरे पति और बेटे को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अब मैं अकेली हूँ, मैं कैसे रहूँगी? मेरे पति स्थानीय मुल्ला थे और वो काजी नहीं है। उन्होंने कोई शादी नहीं कराई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं अपना और बच्चे का पेट कैसे भरूंगी? बिना इस बीच बाल विवाह के खिलाफ इस मुहिम में तीसरे दिन पुलिस की कार्रवाई थोड़ी सुस्त रही। फैसले के विरोध में प्रदर्शन भी कुछ कमी दिखे। उधर विपक्ष सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। चाइल्ड मैरिज के लिए जो आदर्श कॉन्सिक्वेंसेस है, जो लिटरेसी कम है, उसके ऊपर गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है। चाइल्ड मैरिज का जो अवेयरनेस होना चाहिए, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस चाइल्ड मैरिज के लेके जो अभी गिमिक क्रिएट किया गया, जो एक माहौल क्रिएट किया गया, तो इसके जरिए एक बात क्लियर हो गया कि चाइल्ड मैरिज के तहत यहाँ में आदमी को जो जेल भराने का काम कर रहा है, ये एक प्रक्रिया जो है ये गलत है। लेकिन राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मुहिम में वो कोई ढिलाई नहीं देगी। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बिहार के छपरा में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। 3 लोगों की एक मुर्गी फार्म में जो अभी खबर थी वो हम आपको बता रहे थे, लेकिन अब बिहार की दूसरी खबर पर चलते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अब जेडीयू के नेताओं को खुली चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि हमारी पार्टी आंतरिक वजहों से लगातार कमजोर होती जा रही है। अस्तित्व खोती जा रही पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरी बातों की अनदेखी कर रहे हैं। साथ ही जेडीयू के आरजेडी में विलय की चर्चा में पार्टी के नेताओं को झकझोर कर रख दिया है। इस चिट्ठी के जरिए उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू नेताओं को 19 और 20 फरवरी को पटना में बैठक के लिए बुलाया है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कुशवाहा के आरोपों को गलत बताया। सब लोगों के मन में आज ये बात चिंता के रूप में आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड जो उनके अरमानों की पार्टी है, बर्बाद होते जा रही है। इसको कैसे बचाया जा सके, तो इस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं। लेकिन हमारी बात पर गंभीरता से मुख्यमंत्री जी
न तो ध्यान दे रहे हैं और न फिर और कुछ जानकारी लेनी हो तो उसके लिए हमसे कोई बात हो रही है। इसलिए हमको लगा कि अब कार्यकर्ता साथियों को बुलाकर उनके बीच यह बात की जाए, उनसे विमर्श किया जाए कि कैसे आगे लोगों का जो अरमान है उसको हम बचा सकें। तो एक तरह से कहिए कि पार्टी बचाने की जो कोशिश हमारी है उसी की अगली कड़ी के रूप में हमने लोगों को बुलाया है, बैठक बुलाई। अलग अलग वो कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे ना, उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। पार्टी से अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो पार्टी के फोरम पर बात करते हैं, अगर उनकी मंशा साफ होती है तो। लेकिन कोई अगर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ मामला है। तो अब ये तो वो बताएंगे ना कि उनके मन में क्या है, उनकी क्या इच्छा है, भविष्य की उनकी क्या रणनीति है, ये वो बताएंगे। बिहार के कटिहार में नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान मचा बवाल। मुख्यमंत्री से ना मिल पाने के चलते नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने आगजनी भी की। लोगों ने जेडीयू के पोस्टर और बैनर भी उखाड़ डाले और आग के हवाले कर दिया। साथ ही नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पीएम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 34 देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम आज से लेकर 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी कई विकास कार्यों की शुरुआत करने भी जाएंगे। अमेरिका और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में अपने तट के करीब चीन के एक संदिग्ध गुब्बारे को मार गिराया। अमेरिका के मुताबिक यह गुब्बारा कई दिन से उसके सैन्य लिहाज से संवेदनशील इलाकों के ऊपर उड़ रहा था। जैसे ही वो तट से दूर अटलांटिक महासागर में गया, अमेरिकी लड़ाकू विमान ने मिसाइल हमले से उसे नष्ट कर दिया। अमेरिका के गुब्बारे के जरिए जासूसी का आरोप लगा है। वहीं चीन ने अमेरिकी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा संदिग्ध चीनी गुब्बारा अमेरिकी लड़ाकू विमान F-22 का निशाना बना। इसे गिराने के लिए एक AIM-7X साइड विंडर मिसाइल दागी गई। अमेरिकी हवाई सीमा में यह गुब्बारा कई दिन पहले घुसा था, लेकिन इसे तब गिराया गया जब ये जमीनी इलाका छोड़ अटलांटिक महासागर के ऊपर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया ताकि जमीनी इलाके में किसी को कोई नुकसान न हो। गुब्बारे के मलबे को उठाने के लिए अमेरिकी नौसेना के 2 पोत और एक क्रेन को भी तैयार रखा गया। बुधवार को जब मुझे ब्रीफ किया गया तभी मैंने पेंटागन को इसे जल्द से जल्द गिराने का आदेश दिया। जमीन पर किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए उन्हें सही वक्त तब लगा जब ये समुद्र के ऊपर हो और 12 मील की हमारी समुद्री सीमा में हो। पेंटागन ने इसे कामयाबी से मार गिराया। मैं इसके लिए अपने पायलट को बधाई देता हूँ। यह गुब्बारा सबसे पहले 28 जनवरी को उत्तरी अमेरिका के अलास्का की हवाई सीमा में देखा गया, लेकिन इसके बाद ये कनाडा की सीमा में चला गया। 31 जनवरी को ये फिर अमेरिका के मोन्टाना के ऊपर नजर आया। मोन्टाना में अमेरिका के ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जहां परमाणु बम ले जाने में सक्षम मिसाइलों को रखा गया है। अमेरिका को ये नागबार गुजरा और उसने चीन पर जासूसी गुब्बारा भेजने का आरोप लगाया। चीन ने भी माना कि ये गुब्बारा उसका है, लेकिन कहा कि ये मौसम संबंधी जानकारी जुटाने वाला गुब्बारा है जो हवा के बहाव के चलते अमेरिका चला गया। गुब्बारे को गिराने की अमेरिकी कार्रवाई पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम लगातार बताते रहे कि ये एक मानव रहित नागरिक गुब्बारा है। अमेरिका द्वारा सैन्य ताकत के जरिए इस गुब्बारे को मार गिराना काफी कठोर प्रतिक्रिया है। ऐसा कर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। हम जवाबी कार्रवाई के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। गुब्बारे की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनातनी इतनी बढ़ी कि अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने अपना चीन का दौरा टाल दिया।
नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से अमेरिका चीन के रिश्ते में जो तल्खी आई थी वो अब और बढ़ गई है। एजेंसी इनपुट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में 2 घंटे के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। हम चाहते हैं कि अब आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो 5 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, जाति भगवान नहीं पंडितों की देर, मोहन भागवत ने कहा। असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई पर बवाल। नंबर 3 पर दिल्ली, क्या आज मिलेगा मेयर, चुनाव की तीसरी कोशिश। नंबर 4 पर सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, घटेगा काम का बोझ। और आखिर में तुर्की से खबर, 7.8 तीव्रता का भूकंप, भारी नुकसान की आशंका।